में ही खराब होना शुरू हो गई थी। बीजेपी की सरकार थी, रोहिताश कुमार जिस वक्त ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हुआ करते थे, और साथियों ने मुझे उन दिनों में जनरल सेक्रेटरी चुनकर जयपुर भेज दिया था। मैं जनरल सेक्रेटरी था यूनियन का। 1995 में उस बीजेपी सरकार ने एक नई परिवहन नीति के नाम से एक नीति बनाई। उसे इतना गोपनीय रखा गया, अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन हमारे पास कुछ सूत्र ऐसे थे जिससे हमें वो मालूम पड़ा, और हमारे पास सेक्रेटरीट से हमारे कुछ मित्र थे, उन्होंने खबर दी कि आपके साथ ऐसा होने वाला है, ये इस तरह की रिपोर्ट तैयार हो गई है, और गुपचुप तरीके से राष्ट्रीय मार्गों पर प्राइवेट गाड़ियों को परमिट धड़ाधड़ दिए जाएंगे। हमने उस कॉपी की स्टडी की, पढ़ा, तो आंदोलन किया, हमने नोटिस दे दिया, और एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन बनाकर हमने एमडी चेयरमैन को दिया। वहां तहलका मच गया हेड ऑफिस में, और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उस दिन हेड ऑफिस में आ गए, रोहिताश कुमार जी, कि ये लीक कहां से हुई है भाई, ये तो बहुत गोपनीय पत्र था, इसको लीक कहां से किया गया, यूनियन को कैसे मालूम पड़ा। खैर, वो हमसे क्या पूछने का क्या अधिकार रखते थे, पूछते तो हम बताते भी क्या, हम अपने सूत्र क्यों बताते। खैर, संक्षेप में यह कि बहुत बड़ा आंदोलन किया, आप सभी साथियों को मालूम है, और रिजल्ट के तौर पर वो परिवहन नीति ठंडे बस्ते में चली गई, और वो भी परिवहन नीति कमोबेश बिल्कुल ऐसी थी जो अब बनाई गई। लेकिन जब तक वो ठंडे बस्ते में जाती तब तक करीब 84 परमिट जारी किए जा चुके थे, नेशनल परमिट, और वो ज्यादातर परमिट झुंझुनू, खेतड़ी और उस साइड से थे, शेखावाटी साइड उधर, और दिल्ली के परमिट थे, वो सिंगाना से, खेतड़ी से, झुंझुनू से, सीकर से, इस तरह से, हनुमानगढ़ से, वहाँ से परमिट थे वो ज्यादातर, इधर से भी थे लेकिन ज्यादा उधर के थे। लेकिन जब आंदोलन हुआ तो वो ठंडे बस्ते में चली गई, जो इश्यू हो चुके थे हो चुके। लड़ाइयाँ लड़ते रहे, लेकिन हमें हमेशा खतरा रहा इस बात का। वसुंधरा सरकार आई तो उसने भी देखा इसका निजीकरण करना जरूरी है। कारण एक ही रहा दोनों का, 1995 वाले में भी और इसमें भी, कि हमारे देश प्रदेश के अंदर ट्रांसपोर्ट माफिया है, बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट माफिया है, साथी जानते हैं इस बात को, और बहुत मोटी रकम चंदे के रूप में इन पार्टियों को देते हैं। क्योंकि इलेक्शन हो चुका था, 2013 का इलेक्शन था, इलेक्शन से पहले बहुत मोटी रकमें ली, और उन्होंने वादे किए इन ट्रांसपोर्ट माफियों से कि हमारी सरकार आ गई तो हम निजीकरण कर देंगे, डीनेशनलाइजेशन कर देंगे रूटों का। तो हुआ भी ऐसा। दिसंबर 2013 में, जैसा कि आपको मालूम है, वसुंधरा सरकार आई, उन्होंने देखा कि मध्य प्रदेश का जो पैटर्न था उस आधार पर तो यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जा सकता। एक कलम से अगर यहाँ कर दिया गया तो राजस्थान के जो कर्मचारी हैं रोडवेज के, क्रांतिकारी हैं, वो लड़ लेंगे, क्योंकि परिवहन नई नीति जो बनाई थी उस वक्त के आंदोलन वो देख चुके थे, इसलिए 90 के हड़ताल भी वो देख चुके थे कि 75 दिन तक चली थी, तो जानते थे कि एकदम एक कलम से नहीं किया जा सकता, इसलिए स्लो पॉइजनिंग देने की कोशिश की। यानी ऐसा काम किया जाए, ऐसे कानून बनाया जाए कि ये अपने आप ही बंद हो जाए, धीमा जहर, धीरे 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 अपने आप बीमार पड़े, खत्म हो जाए, और जनता में छवि खराब होकर खत्म हो। और उसके लिए 4 आदेश निकाल दिए गए। नंबर 1, जो राष्ट्रकृत मार्ग थे उसको अराष्ट्रकृत किया गया, यानी निजीकरण किया गया। नंबर 2, रोडवेज के लिए आदेश जारी कर दिए गए कि भविष्य में कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी। नंबर 3, भविष्य में रोडवेज को नई भर्ती नहीं की जाएगी। और इसके ऊपर चौथा जो बनाया वो सबसे ज्यादा खतरनाक वो था, उन्होंने जो बस अड्डा प्राधिकरण बना दिया। दिखने को तो कुछ नहीं लगता बस अड्डा प्राधिकरण क्या होता है, लेकिन मंशा उसके पीछे बड़ी खतरनाक थी उनकी, कि उस वक्त 2013-14 के जो वैल्यू थी ज़मीन की, हमारी रोडवेज की प्रॉपर्टी की, वो 2.25 लाख करोड़ के लगभग थी। आज तो उसकी कीमत ज़्यादा बढ़ गई। तो उनकी नज़र उस पर थी, उस प्रॉपर्टी पर, कि बस स्टैंड जो है ये प्राधिकरण बनाने के बाद प्राइवेट कारपोरेटर जो है उनको दे दी जाएगी, कॉलोनाइजर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उनको बेचकर पैसा कमाएंगे, हम भी, वो भी कमाएंगे, और इस पर वो आलीशान बाजार बनाएंगे या क्या बनाएंगे, मॉल बनाएंगे, वो अपने हिसाब से काम करेंगे वो। और एक आदेश निकाल दी कि प्राइवेट गाड़ियां भविष्य में रोडवेज बस स्टैंड से चलेंगी। तो आपको मालूम है कि रोडवेज के बस स्टैंड पर जो प्राइवेट गाड़ी चलने के जब आदेश आए, और ये चारों आदेश ये थे, तो आप लोग लड़े, खूब लड़ाई, लंबी लड़ाई लड़ी, धरने प्रदर्शन हुए, काम रोको भी हुआ,
कि हम बहिष्कार किया कार्यों का, हड़तालें भी हुई, लेकिन सबसे बड़ी खास बात थी, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रोडवेज कर्मचारियों को। उन्होंने उस आदेश को जो हाई कोर्ट में जाने के बाद जो हमारे खिलाफ जा रहा था, उस आदेश को गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया निरस्त करने के लिए कि प्राइवेट गाड़ियाँ रोडवेज स्टैंड से चलेंगी, निरस्त करना पड़ा। और वो गाड़ियाँ रोडवेज बस स्टैंड से नहीं चली। अगर वो चल गई होती तो आज शायद हम और आप यहाँ नहीं होते। अब भी स्थिति है कि बाहर भी खड़ी होती है तो हालत आप जानते हो क्या है। उनको परमिट तो दे दिए गए, आगे चलती गाड़ी, पीछे गाड़ी चलती है, किस हिसाब से चलती है तो आप लोग रोज देखते हो। उसके बारे में ज़्यादा जिक्र करने की जरूरत मैं नहीं समझता हूँ। ये जिक्र भी इसलिए कर रहा हूँ आपको याद दिलाने के लिए कि ये सब क्यों हो रहा है। अब स्थितियां पैदा हो गई कि नई गाड़ियां नहीं खरीदी, खटारा हो गई गाड़ी। उनके पीछे मंशा यही थी, गाड़ियां खटारा हो जाएंगी, कि हर लाइफ होती है गाड़ी की। खटारा होने के बाद रेट ऑफ ब्रेकडाउन, कर्टेलमेंट बढ़ जाएंगे। जनता के बीच में रोडवेज कर्मचारियों की छवि खराब होगी। जनता ही डिमांड करेगी सरकार साहब प्राइवेट गाड़ी। क्या पता कि गाड़ियां खटारा क्यों हो रही हैं, नई गाड़ियां क्यों नहीं परचेज की जा रही। नई भर्ती इसलिए बंद कर दी कि नया कर्मचारी आएगा नहीं, जो पुराने हो धीरे धीरे रिटायर होते जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। ये सबके पीछे उनका लॉजिक था, कोई यूं ही नहीं बना दिया था कानून। उनका यही लॉजिक था, धीरे धीरे रोडवेज अपने आप समाप्त हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी और इस स्थिति पर ला देना है। और इस बात को रोडवेज कर्मचारी समझ गए कि इनकी साजिश क्या है। यही कारण है कि एक मोर्चा बना, खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं इस मोर्चे का। उसने लड़ाई है, उस मोर्चे के बैनर के नीचे लड़ा जा रहा है। उस मोर्चे में बीएमएस को छोड़कर बाकी सारी यूनियनें हैं। पर बीएमएस की हम उम्मीद भी नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर कोई आंदोलन किया ही नहीं। वो आंदोलन नहीं कर सकते, वो हड़ताल नहीं कर सकते, उन्हें इस निगम से कोई मतलब नहीं है। उन्हें उससे ज़रूर मतलब होता है कि आप जो समझौता करोगे उसमें अगर 7 पे कमीशन लग गए, सबसे पहले लाइन में आगे आगे वो लोग मिलेंगे, ये ज़रूर वो करते हैं। तो आज इसलिए उनकी हमें उम्मीद नहीं है, लेकिन मोर्चा मजबूती के साथ लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। कुछ साथियों ने बीच बीच में आवाज़ उठती है कि पिछले 1-1.5 साल से साहब कोई आंदोलन नहीं हुआ। पहली लेयर जो आई थी कोरोना की, उससे पहले संघर्ष